CAPFH 2024 interview guidance program will start soon, as I discussed already. So जो आपका ग्रुप कंपोनेंट है वो मैं 30th दिसंबर से उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल चलता रहेगा, चलता रहता है। इनफैक्ट इंडिविजुअल इश्यूज जो होते हैं, एज सुन एज स्टूडेंट कैंडिडेट ज्वाइंस, तो वो वर्क आपका स्टार्ट हो जाता है विद योर DAF, कुछ टास्क, सर्टेन थिंग्स। लेकिन जो ग्रुप कंपोनेंट है वो आपका 30th दिसंबर से स्टार्ट करूंगा। अभी थोड़ा थोड़ा एक एक चीज लेकर के बीच बीच में डिस्कशन करेंगे। जैसे 30 मिनट्स के आसपास का सेशन, 30-35 मिनट्स के करीब का रहेगा। उसमें कुछ इश्यूज होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, कुछ आपके क्वेश्चंस क्यूरी दूंगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आप रेगुलर रूप से टच में रहोगे। इंटरव्यू गाइडेंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेयर अपियरिंग इन वन मॉक और टू मॉक्स। बहुत बार बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट में ये सोचते हैं कि बस मुझे एक मौका मिल जाए। यस, आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज नॉट गुड। जो कैंडिडेट सेल्फ प्रिपेयर्ड है, या जिन्होंने पहले प्रिपरेशन कर रखा है, जिनको आइडिया है, जिनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, उनके लिए काफी है। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं अटेंड करते हैं और वो इंटरव्यू में चले जाते हैं। बाय ऑन एक्सपीरियंस, आई वेंट to interview in so many places without having prior experience. लेकिन आज के डेट में obviously I have so much experience in dealing with so many students, लेकिन कैंडिडेट्स। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस नहीं होती है तो धीरे धीरे करके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लेकर के आपको आगे चलना है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट इज अबाउट हाउ यू परसीव द क्वेश्चन, हाउ यू विल रिप्लाई द आंसर। सम टाइम क्या होता है कि आपको लगता है हमने तो रिप्लाई सही कर दिया, लेकिन वो आपको हर क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के आधार पे आपसे डिमांड अलग रखा जाता है। एवरी जो DAF है वो यूनिक है, और जो आपके रिप्लाई होने चाहिए वो मैच करने चाहिए DAF से। इस गाइडेंस प्रोग्राम में जैसा कि आप लोग को मैं मल्टीपल टाइम ये बता चुका हूँ, और फिर भी बीच बीच में आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो, तो स्टिल मैं ये कहता हूँ कि जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा वो मई में मोस्ट प्रोबेबली आपका किसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मई और जून में आपका चलेगा। इस बार ऑब्वियसली है अच्छा खासा कैंडिडेट्स होंगे, 1600, 15 to 1600 कैंडिडेट्स के आसपास होंगे। ठीक है, तो 1500 से 1600, तो उसमें से टाइम लगेगा। लेकिन इन द सेंस है कि देखो अभी यूपीएससी जब इंटरव्यू करती है तो एक दिन में आपको 45-45 कैंडिडेट्स, 40-45-50 कैंडिडेट्स को एक दिन में कर देती है, जब जरूरत उस लेवल से होता है। इनफैक्ट जैसे कभी एक बीच में देखो 21 वाले बैच में बहुत लंबा इंटरव्यू चला, इस वजह से कि उसमें लिमिटेड कैंडिडेट्स को करते थे, फिर बीच में गैप वगैरह भी देते थे। लेकिन जब एक बार करने लगेंगे आपका फुल प्लेज्ड, तो मे बी 35-40 डेज में के स्पैन में आपका कंप्लीट हो सकता है। 45 डेज भी आपका लग सकता है। तो जो भी मई जून के आसपास होगा, तो अभी से धीरे धीरे करके आपको वर्क करना है। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन होता है, तो इसमें मैं कुछ इश्यूज को डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या इस इंटरव्यू जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें आपको डिस्कस किया जाएगा। देखो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ सबको कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू गाइडेंस ज्वाइन करना चाहिए प्रोग्राम डेडिकेटेड। आपके नॉर्मल जो क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होते हैं, उसको मैं हर कैंडिडेट का, आप ज्वाइन करो नहीं करो, जो मेरे से जुड़े हो, अभी तक नहीं जुड़े हो, तब भी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं रिप्लाई कर देता हूँ जहां तक पॉसिबल हो पाता है। लेकिन इसमें से होता है क्या कि हर कैंडिडेट का जो मैं प्रॉपर पर्सनल रूप से मैं उनको जानता हूँ, मैं उनसे अवेयर होता हूँ, मल्टीपल टाइम उनसे इंटरेक्शन करता हूँ, तो वो बेटर होता है। तो इसमें जो प्रोग्राम में इंक्लूड होगा DAF एनालिसिस एंड फोकस एरिया डिस्कशन। सबसे जरूरी, मैं बार बार यही चीज को बोलता हूँ कि DAF आपका जो है एक तरह से होली बुक है। वो लिमिटेड पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो आपको उसमें हर की टर्म्स पे आपको पता होना चाहिए। आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, अप टू 1 मिनट तक आप हर टॉपिक पे बोल सकते हो। यदि आपने सब कुछ करो कि इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है और इकोनॉमिक्स में 5 मिनट तक आप नहीं बोल सकते हो, तो वो दिक्कत है। आप यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट पर यदि 2 मिनट नहीं बोल सकते हो, तो फिर आपने क्या प्रिपेयर किया?
तो ये सारी चीजों पर फोकस एरिया क्या क्या आपको रखना है, ये सारे मैं ग्रेजुअली, अब ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में मैं सारी चीजों को डिस्कस कर दूंगा, नो, ये आपका ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा, चलता रहेगा धीरे धीरे करके। तो डीएएफ एनालिसिस एंड फोकस एरिया डिस्कशन आपके साथ होगा। नेक्स्ट जैसे ये होता है हाउ टू परसीव, किसी क्वेश्चन को किस ढंग से आप परसीव कर सकते हो, एनालाइज एंड प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सिचुएशन, कुछ सिचुएशंस आपको दिए जाते हैं, कुछ आपको फैक्ट आपसे पूछा जाता है, कुछ सिचुएशंस दिए जा रहे हैं, कुछ कंडीशंस आपको इम्पोज किए जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन, तो किस ढंग से उसको परसीव करना है, एनालाइज करना है और फैक्ट को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपका एप्टीट्यूड, किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड जो है, और एक एटीट्यूड भी है कि किस ढंग से आप का नजरिया क्या है। फिर आपका लाइक जैसे डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन वगैरह पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फोर्थ में डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और ये इस पर मैं सेपरेट एक आपको वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके पास पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इम्पैथी, बहुत बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि सब रिप्लाई करने लगते हैं, तो हर सेक्शन के प्रति जो सहानुभूति होती है वो उस चीज को नहीं रख पाते हैं। तो बहुत बार आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे भी आपके पास, कहते हैं ना कि ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपके पास पावर मिलता है ना तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और उस पावर को बर्दाश्त करने का क्षमता होना चाहिए, मादा होना चाहिए। यदि आपके पास AK-47 दिया हुआ है ना, ठीक है, AK-47 दिया हुआ है, तो आपको उसको संभालने के लिए एक पैशंस की जरूरत होती है। आपका पूरा मैगजीन भरा हुआ है, और आप उसको अननेसेसरी और बिना काम के यूज नहीं कर दोगे। आप देख रहे हो बहुत सारे जो फ्रेट्रिसाइड, सुसाइड, बहुत सारी चीजें आप घटनाएं देख रहे हो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में। जनरली ये अदर ओआर रैंक में होता है, अदर रैंक्स वाले में, ऑफिसर्स वाले रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आपने देखा होगा ऐसा सिचुएशन, बट वो अदर रैंक्स वाले में ज्यादा होता है। इसका कारण क्या होता है कि वो सिचुएशंस को हैंडल प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। बहुत बार समस्याएं घर में होती है, बहुत बार उनका अपना पर्सनल जीवन में समस्या होता है, फिर उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है ऑफिसर्स और जो जवान होते हैं उनके बीच कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और सिचुएशन वर्स हो जाता है। तो कभी भी आपको पावर जब आपके पास हो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, इम्पैथी आपको रखनी होती है, सिंपैथी आपको रखनी होती है, डिसिप्लिन आपको रखना होता है। तो इन चीजों को कैसे आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करोगे, वो सब। फिर आपके जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह और हॉबीज में जो डाले हो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, और कैसे आपको रिप्लाई करना है। यदि आपने कोई हॉबी आपने डाला है तो किस ढंग से उस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और यदि आपसे उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे रिप्लाई करोगे। नेक्स्ट आपकी लीडरशिप, आप एज ए लीडर के तौर पे जा रहे हो, आप एज असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, तो आपके पास बहुत सारे ट्रूप्स होंगे, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे, उनको लीड करना है। और लीड करना सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि पीस टाइम में, इन द सेंस कि नॉर्मल आपको कुछ ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसमें भी आपको लीड करना होता है। जब आप चले गए, जैसे खास करके मान के चलो जैसे कोई सीआईएसएफ में चले गए, तो मे भी उनको ऐसा सिचुएशन हो सकता है पूरे जीवन में ना आए जहां रियल बैटल फाइट हो रहा हो एक तरह से। लेकिन यदि आप सीआरपीएफ में जा रहे हो, बीएसएफ में जा रहे हो, तो आपको ऐसे सिचुएशन फेस करना पड़ेगा। आईटीबीपी में हो या सीएसएफ में भी हो, तो हो सकता है आपकी ऐसी कुछ जगह पोस्टिंग हो जहां आपको फेस करना पड़े। तो लीडरशिप स्किल्स आपके पास, डिटर्मिनेशन, सो आपने किसी चीज को बोला, किसी चीज को कहा, तो एक डिटर्मिनेशन उसमें होना चाहिए। रैंडम, जैसे आपके पास पावर बढ़ता है, जैसे आपके पास ओहदा बढ़ता है, जैसे जैसे आपके पास आपका स्टेटस बढ़ता है, आप किसी भी चीज को करने के लिए आपको डिटर्मिनेशन उसी ढंग से रखना चाहिए। कुछ यदि बोलते हो तो उस पर आपका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, आप जैसे तैसे नहीं बोल सकते हो। फिर जैसे है क्विक डिसीजन मेकिंग, बहुत बार आपके इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट में आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है ना, कि अनलिमिटेड टाइम नहीं है कि आप
10 मिनट किसी चीज पे सोच रहे हो तो 10 मिनट में आपका पूरा गेम खत्म हो जाएगा। जब आप ऐसे लिखने लगते हो तो आप 2-3 मिनट सोच सकते हो, लेकिन वहाँ ये टाइम आपके पास नहीं होता है, तो फिर डिसीजन कैसे ले सकते हो? जैसे आप यदि वहाँ सेलेक्ट हो जाओगे तो क्यूआरटी होता है, क्विक रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, या क्विक एक्शन ग्रुप होता है। आप जब भी देखोगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे क्यूआरटी टीम रखा जाता है कि तुरंत एक्शन ले सके। अभी जैसे आप देखोगे कि इंडिया गेट या जो भी कर्तव्य पथ जो भी है, और इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस वगैरह में देखोगे कि एक टीम हमेशा तैयार रहती है। आप एनएसजी कमांडोज को देखोगे, हमेशा तैयार रहते हैं। एक टीम, दो टीम, डिपेंडिंग ऑन कि किसी समय कुछ ऐसा हो सकता है। तो आप जब भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको क्विक डिसीजन मेकिंग होना होता है। सेल्फ रिलायंस का मतलब ऐसा नहीं है आप वहां जा रहे हो तो ये प्रूवन है कि आपको किसी से हेल्प नहीं लेना है, आप अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे। आपके पास ना नोटबुक है, ना कॉपी है, ना कुछ भी नहीं है, मोबाइल है और हुए। लेकिन जो आपके आंसर्स होने चाहिए, ये सब चीजें जो है आपके आंसर्स में दिखने चाहिए। आप जब रिप्लाई करोगे तो वो ये सब मैं धीरे धीरे करके छोटे छोटे चीजों को दिखाऊंगा आपको। एबिलिटी टू फेस अ स्ट्रेस एंड क्राइसिस, बहुत बार ऐसा होता है, इंटरव्यू में गए, क्वेश्चन पूछा गया, आप धड़ाम हो गए, आप पेश नहीं कर पाए, आप सोचे नहीं थे का चीजें। यदि दूसरे पे ब्लेम करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन खुद से उसको हैंडल करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सक्सेस हो गए, जिनको अच्छा मार्क्स मिल गया, वो शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जिनके मार्क्स कम आ गए, तो ये ह्यूमन नेचर है। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं कि बहुत सारे लोग करते हैं, माई ऑन लाइफ आई डिड दैट थिंग। तो मैं ये नहीं कहूंगा, होता है ऐसे सिचुएशन कि आप सोच करके कुछ जाते हो, आपके साथ हो कुछ जाता है। बट वो जो 20-25 मिनट्स है, 30 मिनट्स, मैं खुद ही आपको ऐसा सिचुएशन दूंगा। आई स्टिल रिमेम्बर वन, एक सेशन में निधि को रखा था जो 2020 बैच में सेशन कमांडेंट है जेएसएफ में। मैं उसको एक एज ए रखा था कि ठीक है, तुम क्वेश्चंस वगैरह जो स्टूडेंट्स के हैं, जो कैंडिडेट 23 वाले बैच में, तो एक कैंडिडेट ऑब्वियसली वो होता है कि मैं प्रिपेयर कुछ करता हूँ, सर एक्स्ट्रा कुछ पूछ देते हैं, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होने लगती। तो मैं भी बोलता हूँ ना कि यदि एज ए मैं मॉक इंटरव्यू आपका ले रहा हूँ या मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो मैं उसे टाइप के सिचुएशंस आपको दूं। बहुत बार अनकंफर्टेबल क्वेश्चन मैं कुछ कुछ पूछता हूँ, और वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आपको इंटरव्यू हॉल में भी आपसे पूछा जाएगा। अब ये नहीं है ना कि मैं आपको एकदम अ, आराम से चीजों को दूं, नहीं। कभी कभी जहां मुझे लगता है कि आराम से इनको करने की जरूरत है तो वो भी करता हूँ, जहां लगता है मुझे टाइट करने की जरूरत है, जहां स्ट्रेस फील करवाना है, वो भी करवाता हूँ। तो हाउ टू फेस स्ट्रेस क्राइसिस, करेज, आपका मोरल एंड फिजिकल। अब फिजिकल, मोरल और फिजिकल ऐसा नहीं है। अब फिजिकल वहां क्या आप बोलेंगे कि चलो अपने फाइट दिखाओ या फिर कलाइयों की ताकत और हौसले की गर्मी, नहीं। वो वहां आपके जो रिप्लाई होने चाहिए, कुछ आपको एसआरटी दे दी है, उसमें आप किस ढंग से फिजिकल और मोरल करेज को आंसर में इंक्लूड करते हो। कमिटमेंट टू वैल्यूज, कहते हैं ना कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है कि आप 10 रुपया या 10 करोड़, आप ऐसा नहीं है कि बोलोगे कि सर 10 रुपया में तो हम, यदि 10 रुपये ब्राइब लेना है तब तो मैं एकदम स्ट्रिक्ट रहूंगा कि 10 रुपया का। लेकिन सर जहां 10 करोड़ रहेगा तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा एक बार। नहीं, वैल्यू न्यूट्रल होना चाहिए। जो इमैनुअल कांट, एक तरह से फॉरमोस्ट 18th सेंचुरी के दुनिया के सबसे महानतम फिलोसफर्स में से एक, वो कहते हैं कि किसी चीज में ये हमें नहीं देखना चाहिए कि उसमें क्या फायदा या नुकसान होगा। यदि उसमें वैल्यू है तो हमें उसमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिज क्रिटिसिज्म एंड ऑल, ऑब्वियसली उनके भी क्रिटिसिज्म बहुत सारे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जस्ट एग्जांपल एक देते हैं कि एक बच्चा डूब रहा है, तो आपको उससे सिंपैथी रखते हुए उसको नहीं बचाना है। आपको, आपका एक मोरल और फिजिकल, एक तरह से वो ड्यूटी आप अपना समझ के कि मेरे सामने यदि कोई डूब रहा है पानी में, तो ये नहीं उस पर दया भाव करके,
ये मेरी ड्यूटी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के तौर पे मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उसको बचाऊं। तो वही कमिटमेंट टू वैल्यूज, ये सारी चीजों को। नेक्स्ट फिर है जैसे आपका रेगुलर जूम सेशन चलेगा, और उसमें कुछ टास्क आपको दिए जाएंगे, और उस टास्क का ऑब्वियसली कुछ टास्क जैसे इंडिविजुअल लेवल पे होंगे तो इंडिविजुअली मैं डिस्कस करूंगा, कुछ जो होंगे ग्रुप लेवल में होंगे तो ग्रुप डिस्कशन में। मोरल बूस्टर, टीचर और मेंटर सिर्फ ये नहीं होते हैं कि आपको प्रिपरेशन, आप अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में लगा रहता है। कोई किसी भी जगह पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं लोग होने चाहिए कि कह सके यस मैं हूं ना, ये सिचुएशन होने चाहिए। पर्सनल अटेंशन, मैं देखो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो मैं ज्यादा टाइम जो पर्सनल अटेंशन पे देता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू गाइडेंस एक मेजोरिटी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है। मैं बार बार हर बार यही बोलता हूँ कि जो इंटरव्यू गाइडेंस मेनली आपके इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस मेनली है आपके लिए। आपके चीजों को मैं आपसे ही रेगुलर रूप से आपसे टच में रहूंगा। यस, ये सिचुएशंस आपके हैं। फिर जो भी है आपके मॉक इंटरव्यू, फीडबैक, सजेशंस एक्सेट्रा ये चलेंगे। ये जो जर्नी होगा जब तक आपका इंटरव्यू चलेगा, जब भी आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे और फिर बोलोगे सर जब मर्जी हम आपको कॉल करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी रहते हैं, आप मैसेज करते हो। यदि मुझे लगता है कि यस ये नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने रिप्लाई कर दिया। कभी लगता है कि ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट है और ये ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरत है, तो मैं उसको ग्रुप में डिस्कस कर देता हूँ। कभी ये लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मैं आपके साथ पर्सनल ऑन कॉल डिस्कस करूँ, तो मैं आपसे कॉल ऑन कॉल भी डिस्कस करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ऑब्वियसली एवरीथिंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क, एवरीथिंग